नरेंद्र मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं, 5 साल पिछली सरकार के और नए सरकार के 1 साल। आखिर में क्या हुआ इन 6 सालों में, कहाँ तक आगे बढ़े? कहते हैं कि ये 1 साल बड़ा ऐतिहासिक रहा है, ऐसा दावा किया जाता है। आखिर में वो दावा कहाँ तक सच है, कितना है उसमें दम, क्या किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में? इन सब पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच जनतारी बात जनसंवाद में उपस्थित हैं केंद्र में उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन जी नमस्कार। धन्यवाद प्रताप जी। अर्जुन जी, शुरुआत तो मैं इससे करता हूं कि क्योंकि देश और पूरा विश्व इस समय कोरोना से जूझ रहा है और ये बीमारी जो है देश को बहुत काफ़ी प्रताड़ित कर रही है। ऐसे में सरकार बारे काफ़ी दावे कर रही है कि जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण काफ़ी कंट्रोल किया है। विपक्ष का कहना है कि जो निर्णय लिए गए लॉकडाउन के फिर अनलॉक के, वो कहीं ना कहीं गलत थे। आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए प्रताप जी, कोविड-19 मैनेजमेंट में भारत सरकार की जो सराहना है वो पूरा विश्व कर रहा है। अपोजिशन के ये समझ में नहीं आता। मैं लोकसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री हूं, मुझे पता है कि 5 जनवरी को कुछ हलचल हुई 2020, 7 जनवरी को सरकार को ऑथेंटिक पता लगा कि कोरोना वायरस जैसा एक वायरस आया चाइना में, लेकिन उसने WHO को कब कहा? 31 दिसंबर 2019, इसलिए कोविड-19 कहलाता है। और 7 जनवरी से इस देश में एम्पावर्ड ग्रुप बन गया, प्रधानमंत्री जी ने प्रेजेंटेशन कर दिया, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको बता दिया, सावधान रहने के लिए कह दिया। किस देश ने इतना तेजी से एक्शन लिया? किसी ने नहीं लिया। लगातार WHO के टच में, डॉक्टरों के टच में, हर्षवर्धन जी को लगातार समझाया कि आप लगातार समझाओ इस चीज को, तभी तो जाकर के जब दूसरे देशों का सबका अनुभव लेकर के ही तो लॉकडाउन। देखिए आज विपक्ष कह रहे हैं कि लॉकडाउन उस समय जब 5000 संख्या थी तब किया। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो हमारे पास इतने डेजिग्नेटेड अस्पताल कहाँ थे, हमारे पास PPE किट कहाँ थे, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ थी? ये क्रिएट किया हमने और उसके बाद जागृति फैल गई, इसलिए अब अनलॉकडाउन फर्स्ट की तरफ बढ़े हैं। ये जो मैनेजमेंट है इसकी सराहना देश में भी हो रही है और पूरे संसार में भी हो रही है। 73% लोगों ने, अभी भी सर्वे हुआ उसमें कहा कि जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया है वो सराहनीय है। पर अर्जुन जी, बड़ी बात जो वो सवाल उठा रहा है विपक्ष, वो कह रहा है कि जब बहुत कम पेशेंट थे तब तो लॉकडाउन कर दिया, अब पेशेंट बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं तो अनलॉक है सब कुछ। नहीं, अब हम मैनेज कर सकते हैं ना। उस समय देश तैयार नहीं था। आप देखिए कि अगर वो कई 2-3 चीजों से आलोचना करते हैं माइग्रेंट लेबर को लेकर के, अगर हम छूट देते, जैसे वो कहते हैं कई बार, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी कहते हैं, राजस्थान के भी, कि 24 तारीख को वो कह देते 3 दिनों तक लेबर आएगी, आ सकती थी ट्रेनों में और कितना फैल जाता। ये कई बार जो प्रैक्टिकल सजेशन नहीं होते हैं वो देते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी इन चीजों को पता नहीं था क्या? तभी उन्होंने एकदम से कहा 21 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, फिर 19 दिन का किया। ये जो 40 दिन का है ना, ये पहले भी जब 1920 में स्पेनिश वायरस आया था तो ये आपका क्वारंटाइन का जो लैटिन वर्ड है वो वहीं से तो चला। उस समय महात्मा गांधी भी तो क्वारंटाइन हुए थे। तो ये 40 डेज ये टेक्निकली, लेकिन कई उसमें तोड़ दिया किसी ने, चेन टूट, क्योंकि ये कोरोना वायरस इज ए चेन रिएक्शनरी डिजीज, इन्फेक्टेड डिजीज, तो चैन तोड़नी होती है। तो 40 दिन में चैन टूट जाती है ऐसा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे चैन टूट रही है, उसकी तरफ बढ़ गए हैं। पर विपक्ष का ये कहना है अर्जुन जी, आपने वायरस के चैन को तोड़ने के चक्कर में जो गरीब माइग्रेंट लेबर की चेन तोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे। ये विपक्ष को आरोप लगाना एक अलग बात है। देखिए ज्यादा माइग्रेंट लेबर प्रॉब्लम कहाँ हुई? जहां बीजेपी की सरकारें नहीं थी ज्यादा, मैं कंपेरेटिव कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने देखा ये अच्छा इशू है मोदी सरकार को बदनाम करने का। ये तरीका ढूंढ करके आपने पहले तो मांगी हमें 40 बस ये ट्रेन दे दो, फिर कह दिया हम 2 ही लेंगे। क्यों भाई? ऐसे बहुत से उदाहरण है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारी 4000 बसें तैयार है और 4 बसें ही तैयार नहीं थी। तो ये जो कोऑर्डिनेशन आपस में राज्यों की कमी थी, जिसके कारण माइग्रेंट लेबर को प्रॉब्लम हुई, जिसका खेद प्रधानमंत्री जी ने भी प्रकट किया।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा और हम भी कहते हैं कि तकलीफ हुई उनको, लेकिन अब ये जो पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये क्या उस गरीबों को, उस मजदूरों की तकलीफ दूर करने का अभियान है, इसलिए संवेदनशील सरकार है। यानी कि आपका मानना है कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए किया, लेकिन राज्य सरकार, विशेषकर जहां विपक्ष की सरकार है, राजस्थान की मैं बात करता हूं, उनका बार बार कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है और माइग्रेंट लेबर की समस्या या तमाम दूसरी समस्याएं इसके कारण पैदा हो रही हैं। ये मेरे ख्याल में राजस्थान में हम बैठे हैं, करीब मुझे लगता है 1.5 लाख करोड़ की मदद हुई है। 1.5 लाख करोड़ की अलग अलग, आप नरेगा से लेकर के, आप कंस्ट्रक्शन सेस से लेकर के, अब मैं किसका, आप पीएम किसान निधि का लेकर के और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लेकर के, आप इतनी मदद हुई है और फिर भी यहाँ के कुछ मंत्री ऐसा बोलते हैं कि हमारी मदद नहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने तो दो सुझाव दिए, दोनों मान लिए प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि हमारा वेज एंड मीन्स 1 लाख करोड़ का होना चाहिए, वो मान लिया। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी सीलिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के 3%, उसको आप 5% करो, उसको भी मान लिया। तो फिर क्या, ये संवेदनशील सरकार है नरेंद्र मोदी जी, जो राज्यों से भी संपर्क कर रही है, उनसे बात कर रही है, उनसे संवाद कर रही है, उनसे सुझाव ले रही है और उसके आधार पर सहमति बना करके निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस के कालखंड में हमें इस महामारी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। लेकिन अर्जुन जी, बात ये आ रही है कि जो विपक्षी सरकारें ये कह रही हैं कि आप डायरेक्ट पीड़ितों के बैंक के खाते में डाल रहे हैं पैसे, सरकारों को नहीं दे रहे हैं। उनकी दिक्कत ये है कि जो पैसे दे रहे हैं आप, वो उनके माध्यम से जाए। देखिए, आपने शुरुआत जब इस प्रोग्राम की थी, भी 6 साल में हम कहाँ तक चले, उसमें एक बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी की कालखंड में हुआ है, वो ई गवर्नेंस। ये प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खुलना, उसके बाद हम ई गवर्नेंस के सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप बनाना। नहीं तो आप देखिए, ये वो दूरदर्शी थी, तब जाकर के कोरोना वायरस में पूरी लॉकडाउन, पूरा हड़ताल, दफ्तर में कोई आदमी नहीं, फिर भी पीएम किसान निधि का पैसा सीधा किसानों के खातों में चला गया। तो ये जो गरीब आदमी है उसके 500 रुपए की पेंशन चली गई, विधवा के। यही तो दर्द है अर्जुन जी। नहीं, ई गवर्नेंस से हम सीधा बेनिफिट ही देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट। बीच की कड़ी को तोड़ दिया ना। देखिए, बिचौलियों को तो तोड़ना ही था। मोदी जी की ये 6 साल की सरकार का सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट, आप ऐतिहासिक फैसलों की फेरिस्त तो लंबी है, लेकिन धारा 370 समाप्त होना, श्री राम मंदिर का रास्ता साफ होना, 3 तलाक जैसी बुराई समाप्त होना और लंबे अरसे से पड़ा पेंडिंग आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होना, ये तो ऐतिहासिक फैसले हैं ही। लेकिन जो ई गवर्नेंस है और बिचौलिया तोड़ना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी सरकार। यानी कि कोरोना वायरस की चेन तोड़ना और बिचौलिया की चेन तोड़ना, ये दोनों नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। बिचौलियों की चैन तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जितना तेजी से हम ई गवर्नेंस लाएंगे, करप्शन कम होगा, भाई भतीजावाद कम होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ई गवर्नेंस पे जोर देते हैं। एक अजय जी, बात यह है कि माइग्रेंट लेबर्स की बात आई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी बात आई और यहाँ भी काफ़ी जो वामपंथी संगठन से लेकर काफ़ी जो इस तरह के संगठन हैं, उन्होंने आवाज़ भी उठाई कि जब माइग्रेंट लेबर्स की बात आई तो जो दलित माइग्रेंट लेबर्स थे उनको ज़्यादा पीड़ा भोगनी पड़ी, उनके साथ ज़्यादा दुखद स्थिति थी और ऐसे भी आरोप लगे कि सरकार ने भी उनके साथ भेदभाव किया। क्या कहना है आपका इसके? देखिए, मैं प्रताप जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश के वामपंथी संगठन राजनीतिक दृष्टि से हाशिए पे आ गए हैं, वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ याद करूँगा 26 अगस्त 1954 का डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब का भाषण जो राज्यसभा में दिया गया था कि कम्युनिस्ट पार्टियों से सावधान रहना है। ये नेहरू जी को कहा था उस समय। और जैसे जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां आएगी, जैसे तिब्बत पे कब्जा कर लिया या बौद्ध धर्म पे अत्याचार कर रही है, ये कभी भी किसी पे भी अत्याचार कर रही है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियों से तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों को भी, दलित भाइयों को भी, कि बाबा साहब ने उस समय चेतावनी दी थी। मैं आपको अब कह रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टियों के चंगुल में मत फंसें। वो हाथ में संविधान ले रहे हैं। अभी मैंने CA के विरोध में देखा कई कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को, कई ऐसे असामाजिक तत्वों को जो जिनका कोई लेना देना नहीं है संविधान में।
दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हाथ में संविधान ले रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अरे भाई, तुमने तोड़ा संविधान को। तो ये जो विषय आपने उठाया है, ये माइग्रेंट लेबर का, इसमें लेबर इज लेबर, इसमें ये जो जातिगत भेदभाव कर रहे हैं ये भी ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तकलीफ हुई, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन तकलीफों राहत कौन दे रहा, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार ही दे रही है। फिर ये जो एक रंग दे रहे हैं, जो एक अमेरिका में आंदोलन हुआ अभी, रंग भेद, उसका यहाँ पुट डालना चाहते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि जनसंख्या का जो जनगणना हो रही है, उसमें भी कई बार ऐसा लगता है कि ये ऐसा पुट दे रहे हैं जो देश हित में नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार का एक सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें दलित भी सम्मिलित है, आदिवासी भी सम्मिलित है। बिल्कुल, आपकी एक बात से एक बड़ी बात ध्यान में आ रही है कि ब्लैक लाइव मैटर सीधा सीधा अमेरिका के रंग भेद का मामला है, जो वहाँ शताब्दियों के बाद भी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन भारत में कुल मिलाकर दलितों की ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे सारे उच्च पदों से लेकर और सब जगह आज दलित बराबरी के हक है उनको, अधिकार है उनको, और आरक्षण जैसी एक ढाल भी मिली हुई है, जिसके कारण दलित समाज को एक संरक्षण होता है। क्यों लगता है फिर भी कि जो लोग हैं वो ब्लैक लाइव मैटर से यहाँ के भारत के मुद्दों को जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना, ये कुछ तो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हाशिए पे चले गए हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम और दलित ये एक हो जाएंगे तो हम शायद राजनीतिक दृष्टि से हम हमारी जगह बना लेंगे। वो चाहे देश कमजोर हो, उनका राजनीतिक रोटी सेकना एक पहला कर्तव्य है। देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी चाइना के बारे में आप देख रहे हैं, देश के बारे में थोड़ी सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह से काम कर रहे हैं, और जब उनका चुनाव आता है तो दलित समाज के लोग भी इनको वोट देते हैं, आदिवासी भी वोट देते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, इस चिंता में वो नए नए पैंतरे फेंक रहे हैं, जो कभी अमेरिका की रंग भेद नीति से जोड़ रहे हैं, कभी जनसंख्या का भाई एक गणना होगी, आप अपने आप को हिंदू मत कहो। क्यों भाई? ये सब चीजें जो है वो देश तोड़ने की है। मैं कहता हूं सावधान रहिए, ये देश मजबूत तब होगा जब हम सब मिल करके, और जो प्रधानमंत्री का ये नारा है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, और प्रधानमंत्री जीत भी रहे हैं। हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कोई एक वर्ग के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो भी उनको लगता है कि हाँ इस वर्ग के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, प्रधानमंत्री जी उसके साथ खड़े मिलते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी कम मिलते हैं देश को। पर अर्जुन जी, बात ये आ रही है कि जो भी कोर्ट्स के निर्णय आ रहे हैं, विशेषकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर निर्णय, जिनको लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2-3 निर्णय ऐसे दिए जिसमें कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार दलितों के खिलाफ हो रही है। क्या कहना है आपका इस? देखिए, मैं इसमें फिर कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे भी देखा, कई अखबारों में भी देखा, इसमें कुछ भी नहीं था। है क्या विषय कि अभी आंध्रा का एक विषय आया, अब इसमें ये मैं फिर कहूँगा डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, बहस चल रही थी। एक पर्टिकुलर जगह का कोई एक विषय था कि भी सारे ट्राइबल कोई एरिया है, जैसे ट्राइबल है, उसमें सारे आपने ट्राइबल को ही रिजर्वेशन क्यों दे दिया। तो जो वो सरकारों का निर्णय होता है। अब उसमें वो जो सामने वाला वकील था, जो रिजर्वेशन के खिलाफ बहस कर रहा था, वो बार बार पूछ रहा था कोर्ट से कि कोर्ट ने कहा आप हमारे यहाँ क्यों आए, आप अपना तमिलनाडु का इशू है तो यू गो टू तमिलनाडु हाई कोर्ट, क्योंकि आप कह रहे हो कि पहले हमारा 69% रिजर्वेशन होना चाहिए, फिर ये मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में काउंसलिंग होनी चाहिए, हम उसको नहीं रोक सकते, यू अप्रोच योर हाई कोर्ट। तो बार बार वो जो वकील है वो ही कहता है, सर इट इज ए फंडामेंटल राइट्स, सो वी हैव कम इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज ऐसा बोल देता है कि नो इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, इट इज ए लीगल राइट्स, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज ए लीगल राइट्स, यू अप्रोच टू कंसर्निंग हाई कोर्ट, जबकि रिजर्वेशन के पक्ष में फैसला है। लेकिन जो ये बोलते हैं रनिंग कमेंट्री में, उसको किसी पत्रकार ने उठाया, और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी अफसर छोड़ते नहीं है, वो सोशल मीडिया में डालते हैं कि ये रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, ये संविधान को तोड़ देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सामने आके कहना पड़ा, भाई नरेंद्र मोदी जी का ये स्टेटमेंट पढ़ो
कि रिजर्वेशन रहेगा, रिजर्वेशन सुरक्षित है, इसमें किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन जी, इसमें मेरे को दो बात लगती है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, जो कि एक सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कोई कम राइट नहीं है। लेकिन एक तो सरकार इस बात को फैलाने में क्यों विफल रहती है, दूसरा एक प्रकार से ये फेक न्यूज़ है। जब आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस तरह का कहा है और उस बात को आप गलत इंटरप्रेट करके फैला रहे हैं, तो ऐसे फेक न्यूज़ को लेकर सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन लेती? नहीं, सरकार ने कहा है, सोशल मीडिया पे भी कहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को कहा है, और ये भी कहा है कि भाई ये फैसला पढ़ो, ये फैसला रिजर्वेशन के खिलाफ है ही नहीं। ये रनिंग कमेंट्री में उसने जो वकील होता है वो उकसाता है, कई बार वो कहते हैं सर इट्स ए फंडामेंटल राइट, तो कई बार कह देते हैं नो सर। अच्छा, ये 57 से सर, मैं कह रहा हूं इंदिरा साहनी केस क्या है 92, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसमें उस समय क्यों नहीं बोले ये? उस समय 92 में हम थे क्या? उस समय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, उस समय भी कहते हैं, और 67 में भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तो ये जो लाइन है वो टेक्निकली करेक्ट भी है, ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स में जो लिखा हुआ उसमें नहीं है। ये कह रहा उनको, इसमें क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं। क्या अर्जुन जी, क्या ऐसे मामले बहुत एक के बाद एक आ रहे हैं, और विशेषकर हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब से दूसरी बार जीत गए हैं और वापस भाजपा की सरकार बन गई, उसके बाद तो इस तरह के मुद्दे को लेकर समाज को तोड़ने, देश को तोड़ने की हरकतें बढ़ती जा रही है। क्या लगता नहीं है कि सरकार को इस मामले में भी कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाना चाहिए कि कम से कम देश को, समाज को तोड़ने की जो हरकतें हों उस पर कहीं ना कहीं सख्ती हो? देखिए, जो फेक न्यूज है इसके बारे में कुछ इंक्वायरियां हमने की। कुछ लोग दलितों के लिए लिखते हैं तो पता चला ये दलित ही होंगे, और जब बहुत पीछे गए तो पता चला दलित है ही नहीं, मुस्लिम है। वो एक संगठन है जो चला रहा है और वो हमेशा दलितों के बारे में लिखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी न्यूज से वो सावधान रहें, क्योंकि पीछे कुछ दो और ताकतें हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सभी वर्गों का साथ लेकर के इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं। इसके लिए इतने सुधार कर रहे हैं और इतने सुधारों के माध्यम से ही देश तेजी से आगे बढ़ेगा। आप उद्योग मंत्री भी हैं, उद्योग विभाग भी आपके पास है, और देश में जब से विशेषकर चाइना से जो वार की स्थिति बनी है, जो चाइना की हरकतें हुई हैं, और उससे पहले कोरोना के हालात बने थे, तभी से केंद्र की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को एक अपना मंत्र बनाया है। क्या लगता है कि जो परिस्थितियां हैं, विशेषकर मैं चाइना की बात करता हूं, चाइना से आज हम बड़ी लगभग 50 अरब डॉलर का आयात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाओं में तो, फार्मा में तो लगभग आयात उसी के आयात पर टिका है सारा का सारा अपना मैन्युफैक्चर। तो क्या लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो देश के सामने नरेंद्र मोदी ने रख दिया है? नहीं है चैलेंज, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जो 12 मई 2020 को जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि माना ये आपदा है, लेकिन हमें इस आपदा को अवसर में बदलना है। और उसी दिन उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की नींव रखी थी। कुछ लोग कहते हैं ये नया है, नया कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ये है हकीकत में नया। जब महात्मा गांधी बात करते थे तो वो ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। पंडित नेहरू जब आए शासन में और पहले प्रधानमंत्री बने, ग्राम स्वराज्य को पीछे छोड़ दिया और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कॉम्पिटिटिव बने, इसकी बात करने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात करी, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें विज्ञान जोड़ करके विज्ञान के सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात करी। ये 12 मई 2020 का जो भाषण है, ये इन टोटो आत्मनिर्भरता की बात करता है। खाली इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका स्पेस से लेकर के समुद्र विज्ञान। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी थिंकिंग में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसलिए हमने यहां शब्द भी यूज किया है, वो आत्मनिर्भर शब्द, भारतीय शब्द यूज किया, सेल्फ रिलायंस शब्द यूज नहीं किया है। इसमें इससे समझ आना चाहिए कि ये आत्मनिर्भर है, वो हकीकत में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला विचार है। अर्जुन जी, क्या लगता नहीं है कि जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ कानून बन चुके हैं, जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट हैं जो कि पिछली सरकारें भी कर चुकी हैं, उन सब हालातों में, क्योंकि अब जैसे चाइना के साथ व्यापार को एक अपने पक्ष में करने की बात है या आत्मनिर्भरता की ओर चलने की बात है, तो वहाँ ये एग्रीमेंट बड़े आड़े आ रहे हैं और बड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए प्रताप जी, ये WTO के, गेट के ये एग्रीमेंट है, हम भी मानते हैं, लेकिन
अब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से तय किया है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बिल कम करेंगे, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे और एमएसएमई सेक्टर को तेजी से बढ़ाएंगे। और इसी कारण से ये जितने भी अगर कोई चेंज भी करना पड़ा किसी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे, कहीं बात भी उठानी पड़ेगी तो उठाएंगे। जैसे हमने आरसेप पे किया। आरसेप पे क्या था, यूपीए गवर्नमेंट ने तो घुटने ही टेक दिए थे चाइना के सामने। मोदी जी ने साइन नहीं किया। उसने कहा नो, ये हमारे किसानों के खिलाफ है, हमारे उपभोक्ताओं के खिलाफ है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ है, इसलिए मैं साइन नहीं करता। और 16 देश एक तरफ, मोदी जी एक तरफ, ये स्थिति थी। तो अभी ये मोदी जी उभर करके सामने आया, भाई ये इस तरह से नरेंद्र मोदी तो नहीं झुकते हैं। तो ये जो विषय जो पर्सनैलिटी बनी है ना, उससे विपक्ष को कई बार लगता है कि भाई ये तो हर जगह अपना एक जलवा दिखा रहे हैं, हर जगह एक लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, हर देश से इनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो क्या करें, तो झूठी खबरें फैला करके, अपप्रचार करके मोदी जी को बदनाम करना, यही उनका एक एजेंडा है। अच्छा, इन दिनों एक बड़ी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस का एक MOU हुआ था 2008 में, और भाजपा बार बार कह भी रही है कि उस अकॉर्डिंग चीनी दूतावास से पैसे भी मिले, लगभग $3 लाख रुपए भी मिले, और उसका कहना है कि उसके बाद जो चाइना से एग्रीमेंट हुआ फ्री ट्रेड का, तो क्या ये जो आरोप लग रहा है कि कहीं चाइना के दबाव में आकर उससे कोई कमीशन और ओमिशन के चक्कर में कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने हमारे राष्ट्रीय हितों की बलि दे दी, राष्ट्रीय हितों को गिरवी रख दिया, क्या ये बात सही है? देखिए, इसमें हमारे रविशंकर जी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेता है चीनी दूतावास से, 90 लाख का विषय है, और भी जगह से पैसा लिया है उन्होंने। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से भी पैसा ले लिया, उसके भी उस समय यूपीए में सब कुछ करने वाली सोनिया गांधी, और ये राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी। ये तो नैतिकता का एक तकाजा है कि ऐसे तो आप देश को बर्बाद मत करो भाई। और उसके बाद मैं कहता हूं कि एक भोज होता है चीनी दूतावास में, उसमें रॉबर्ट वाड्रा भी होता है, प्रियंका वाड्रा भी होती है, राहुल गांधी भी होते हैं, और प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के उनके लड़के या लड़कियों में से भी कुछ होते हैं। ये फोटो भी सामने आया है। इसका मतलब, और उसमें कहते हैं कि हमारे ट्रेड को बढ़ाने के लिए आप हमें मदद करो, हमारी मदद करो। तो ये तो एक सोची समझी चाल है। मतलब देश पीछे, चाइना आगे, चाइना की बात करना है। तुम चाइना के स्पोक्स पर्सन हो क्या? अभी इस समय सेना का मनोबल और गिरा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई घुस नहीं सकता आज की परिस्थितियों में, तो वो कह रहे हैं नहीं घुस गए, तो आप इसका मतलब सेना का मनोबल गिरा रहे हो। अरे भाई, हम भी विपक्ष में रहे हैं, हमने हमेशा ऐसे युद्ध या तनावपूर्ण स्थितियों में हमने हमेशा प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है। आपको इस समय सेना के साथ, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन आप देश की आलोचना करके क्या करना चाहते हो? क्या लगता है आपको कि क्या है इसके पीछे? वो क्या है, MOU और वो एग्रीमेंट जो चाइना के साथ है, वो है जिम्मेदार, या ये केवल नरेंद्र मोदी ही निशाना है? वो ही जिम्मेदार है, उसमें उनका इंटरेस्ट है। क्योंकि चाइनीज, आप डोकलाम में देखा कि नहीं देखा कि डोकलाम में सेना एक दूसरे के आमने सामने और खुद दूतावास जाकर के मिल रहे हैं, वो ही कड़ी है जिसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं आजकल। क्या लगता नहीं है कि अर्जुन जी, एक समय अब ऐसा आ गया है कि इस तरह की ताकतों को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए, और पूरी तरह से जो है सरकार को जिस तरह के इनको बेनकाब करने की कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार अभी बहुत नरम रुख अपना रही है? देखिए, सरकार जब भी कोई ऐसा अवसर आता है तो जनता के सामने बेहिचक पेश करती है। अभी रविशंकर जी ने पेश किया ही है ना, राजीव गांधी फाउंडेशन वाला विषय। और हमारे राजस्थान में भी हमने देखा कि इधर कोरोना वायरस था, और राशन के वितरण में जब धांधली की सूचनाएं हमें मिली, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर के राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि भाई ये राजीव गांधी ब्रिगेड क्या है, ये सरकार से पैसा ले रहे हैं राशन का, और राशन सरकार का, और बांट रहा है राजीव गांधी ब्रिगेड। तो ये जो जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, जब से सोनिया गांधी सब कुछ कांग्रेस की बनी है, तब राजीव गांधी का नाम हमेशा आगे रखते हैं। और ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, वो भी उसी काम में लगा हुआ है।
सरकारी बॉस की कंपनियों से पैसा लिया जी उन्होंने यूपीए फर्स्ट और सेकंड में। आप देखिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पीएसयू में, जिसमें मैं काम करता हूं आजकल, उसमें बहुत सी कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया राजीव गांधी फाउंडेशन में। और कर क्या रहे हैं ये? आखिर में इस तरह की जो ये पीएसयू से पैसा लेना, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से पैसा लेना, चाइना के दूतावास से पैसा लेना, आखिर में कहीं ना कोई कानून तो इनको बाधित करता है। तो क्या उस कानून का सहारा लेकर क्यों नहीं सरकार एक्शन लेती? देखिए, अब दिशा में हम प्रताप जी निश्चित रूप से आगे बढ़ गए और आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष, जिसका जिक्र, जिसका पैसा भी इसमें चला गया, और अभी जब पीएम केयर फंड्स बना तो कांग्रेस को इतनी मिर्ची लगी क्योंकि उससे पैसा नहीं जाता। हाँ, उससे पैसा नहीं जाता, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये पीएम केयर्स जो नया बनाया है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के और हेल्थ को आगे बढ़ाने के बहुत से ऐसे कार्य होंगे। तो ये जो पीएम केयर्स में अब जो हम दे रहे हैं, किट दे रहे हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं, ये तो सब सामने है, इन्होंने कभी सामने लाया ही नहीं है और ऑडिट की मांग करते रहते हैं। अर्जुन जी, एक आखिरी बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना से तो हम निपट लेंगे, चाइना से भी निपट लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत चाइना में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना खोखला हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैलेंज प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा है आत्मनिर्भरता का, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको कैसे पूरा करेंगे? क्या सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि इस समय इम्पावर्ड ग्रुप बन गए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बन गए। जो सबसे पहले हम काम करने वाले हैं, जो प्रोसीजर में जो कॉम्प्लिकेसी है उसको हम दूर करेंगे। नंबर 1, वी विल सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, जिससे ये हमारा एमएसएमई सेक्टर तेजी से आगे बढ़े। एक एमएसएमई का निर्णय हुआ है जिसमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर नंबर 1। दूसरा, हम ई गवर्नेंस में तेजी से बढ़ेंगे। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें अगर कोई काम करना है तो दफ्तर आइए, देयर इज नो नीड। वर्क कल्चर बदलेंगे, और वर्क कल्चर कोरोना वायरस के बाद बदल भी रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन उनका सैंक्शन। अभी जैसा आपने देखा होगा एमएसएमई सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 लाख करोड़ का जो हमारा एमएसएमई का जो इमरजेंसी लोनिंग है वर्किंग कैपिटल के लिए, जिसका ड्यूज है 20%, जैसे कोई ड्यूज है उसका 20%। सपोज करो मैंने लोन लिया और मेरा 29 फरवरी 2020 को ड्यूज था 10 लाख, तो मुझे लोन मिलेगा 2 लाख। तो बैंक से आजकल मेल जाता है, यस, कि यू आर एलिजिबल फॉर लोन ऑफ ₹2 lakhs, वेदर यू वांट टू टेक लोन और नॉट। तो वो जैसे ही वो कहता है कि मैं अवेल करना चाहता हूं वर्किंग कैपिटल इमरजेंसी लेंडिंग, वो कहता है नहीं मैं लेना चाहता हूं, तो ऑनलाइन ही सैंक्शन हो जाता है और उसके खाते में चला जाता है। ये ई गवर्नेंस को हम तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो कुल मिलाकर देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कोरोना से टक्कर लेते हुए नरेंद्र मोदी सरकार का ये जो दूसरा कार्यकाल है, ऐतिहासिक कार्यकाल है। जिस तरह से राम जन्मभूमि पे मंदिर बनने का निर्णय हुआ, धारा 370 हट गई और सीए का एक्ट पास हो गया, ये सारी ऐसी बातें हैं। उसके साथ कोरोना से लड़ाई, और अब सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संघर्ष। उसमें हम सबको, जनता को मोदी का साथ देना होगा, क्योंकि ये अकेले सरकार नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर कदम हम सबको मिलकर बढ़ाना होगा। यही अर्जुन जी का कहना है, यही उनकी अपील है। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। अर्जुन जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद, थैंक यू।